हेलो स्टूडेंट्स, हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड की जाती है लास्ट वीडियो में वो सीखा था। और अब हम देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे। उन दोनों के ही कंपैरिजन में ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप इजीली, अगर आपको वो दोनों समझ में आ गए हैं तो इसको करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, चुटकियों में आप इसको कर लोगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसके लिए भी यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसके लिए हम ना थोड़ी सी छोटी यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, नहीं तो आपको पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ यूनिट सेल का साइज़ थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ। और हम जानते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। आपको पता ही है, ये पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर्स है ना। और पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स पर इस तरह से है कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे इस तरह से अगर हम पार्टिकल्स को बना रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं, तो ये सामने का फेस है मान लो। जब हम इनके सेंटर्स को मिलाते हैं, ये जो पॉइंट्स हमारे आए हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारी यूनिट सेल के वर्टिसेस हैं, सामने वाले फेस के। ठीक है, ऐसे ही पीछे वाला फेस होगा, साइड वाले फेस होंगे, उनके वर्टिसेस बनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा ये बनाकर नहीं दिखाया है, सिर्फ इतना ही सामने का ही फेस बनाया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि पार्टिकल्स हमें देखना है कि कौन सी लाइन पर वो आ रहे हैं। तो यहाँ पार्टिकल कोई भी एज आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकल्स हर एज पर पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल टच करेंगे, जैसा कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं, चार एज अगर हम देखें, दिस वन, दिस एंड दिस, चारों एज पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जो पार्टिकल्स का सेंटर है वो इस फेस के वर्टिसेस पर है। तो हमें कोई भी एक एज चूज़ कर लेना है। जैसे मान लो मैंने ये एक एज चूज़ कर लिया, तो पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स पर है। ठीक है, तो ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये इस पार्टिकल का सेंटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो क्यूब की एज है उसे हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं उसे ए, है ना। बहुत ही सिंपल है, मैंने जैसा आपको पहले बताया। अब ये जो एज है, डायरेक्टली एज पर ही दोनों पार्टिकल्स जो है वो आ गए। कोई डायगोनल की ज़रूरत नहीं है इसमें किसी भी तरह का, हमें वही तो साइड लेनी होती है जिस पर कि एटम्स हैं। और अगर वो उस साइड की हमें नॉलेज नहीं है, उसकी डायमेंशंस नहीं है हमारे पास कि वो कितनी है, तो हमें डायगोनल वगैरह चूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो एटम्स हैं हमारे वो एज पर आ रहे हैं, और एज की लेंथ तो हमें पता है, यूनिट सेल की जो एज लेंथ है दैट इज़ ए। तो यहाँ हम सिंपली लिख लेते हैं कि जो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कितने होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, और हर एटम जो है सिर्फ 1/8 अपना शेयर करता है एक यूनिट सेल में। तो टोटल जो एटम्स हैं एक यूनिट सेल में वो हैं 1। किस तरह से फाइंड किया था हमने? इस तरह से फाइंड किया था, है ना। इसके बाद हमें पता है A इज इक्वल टू 2R। आप देख रहे हैं ऊपर, एक R ये है और एक R ये है, 2 R है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे, हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया है ये। डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी एज वी नो इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, दैट इज़ वी हैव टेकन एज स्फेरिकल। स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ हमने ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, पिछली जो हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड की थी, वहाँ मैंने आर इज इक्वल टू ए की टर्म्स में लिया था। यहाँ पर सिंपल है, ए इज इक्वल टू 2R, तो हमें आर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। n इज़ 1, ठीक है, जो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमने रखी है 2R एंड इसका क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 का क्यूब 8 और आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, पाई की वैल्यू
π/3 इंटू 2, ये रह जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, एंड वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14 डिवाइड बाई 6। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दी, वो है मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम पैकिंग एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में ले रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 52%। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 52.8% इस तरह से ही आएगा। 52% हम इसको ले लेते हैं, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, और एग्जैक्ट फाइंड कर लेना, इसको एग्जैक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, बिल्कुल इजी, क्योंकि आप वो दोनों कर चुके हो ना पहले, थोड़े से टफ वाले, तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा और इसमें ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं हैं। आप थोड़े से ही स्टेप्स में इसको, ये तो सारी कैलकुलेशंस ही हैं, उसको आप जितना इजी, जिसको कैलकुलेशंस वो जल्दी से जो कर लेता है उसके लिए तो ये करने में आपको सिर्फ 3 या 4 मिनट लगेंगे। इस तरह से हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर ली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें पैकिंग एफिशिएंसी का, जो एफिशिएंसी का ऑर्डर अगर हम लिखें, एफिशिएंसी ऑर्डर की जो क्रम है एफिशिएंसी का, वो कैसे है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, है ना, इसकी सबसे कम है पैकिंग एफिशिएंसी। इससे ज़्यादा किसकी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, और सबसे ज़्यादा किसकी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। और मैंने आपको ये भी बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक की जितनी है उतनी ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है। ठीक है, तो ये 52.5% आप ले सकते हो। इट इज़ 68%, 67.9% आता है, सोल्व करोगे आप तो 68 ही हम लिखते हैं, और इसको हम लिखेंगे 74%। ठीक है, ये हमने पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की फाइंड कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे कुछ क्वेश्चंस कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में, रिलेटेड टू द डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल, या रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम कुछ सिंपल फार्मूला फाइंड करते हैं एक, जिसमें कि हम कौन सा फार्मूला फाइंड करते हैं, जिसमें कि हम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मास ऑफ एटम्स, यूनिट सेल में कौन आते हैं, एटम्स आते हैं, तो उनका मास, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, और साथ ही साथ हम मोलर मास भी ले सकते हैं, मोलर मास ऑफ एटम्स ऑफ ठीक है, एटम यहाँ पर पार्टिकल आ जाएगा या एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ हम इसमें ले सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस से, है ना। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में कितने हैं, 2 हैं, तो हम कहते हैं ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी, 4 है तो हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी, और अगर 1 है तो हम कहते हैं ये क्या होगी, सिंपल क्यूबिक होगी। तो एज लेंथ जो है उसको हम ए से लिखते हैं, अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। मास ऑफ एटम्स जो है हम स्मॉल एम से लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को हम पी से लिखते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिखते हैं जेड से। तो अब हम एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं जो इन सबको आपस में रिलेट कर दे, जिससे हम, अगर हमें 4 इसमें से टर्म्स पता है तो हम 5th टर्म को ईजिली फाइंड कर सकें उससे। ठीक है, तो आपकी बुक में ये हेडिंग होगी कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेशंस रिलेटिंग, हेडिंग थोड़ी सी डिफर कर सकती है, डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। मे बी कि थोड़ी सी हेडिंग डिफरेंट हो, कैलकुलेशंस रिलेटिंग डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल यानी कि ए,
ये हम किससे फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, या अगर मैं पर्टिकुलरली इसमें बताऊं तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम अब इसमें जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो यहाँ से फाइंड करते हैं। अब जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, या हम कहें डेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं ना, तो डेंसिटी का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें एज लेंथ पता है यूनिट सेल की तो हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट सेल को कैसा मान रहे हैं, क्यूबिक शेप का मान रहे हैं, तो यहाँ हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। टू मास, मास क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, हम अब इसको क्लियर टर्म्स में लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल की जगह हम क्रिस्टल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमने जो इनको टर्म्स दी थी ना, डेंसिटी को पी, मास को एम और एच को ए, तो हम वो यहाँ पर साथ साथ पुट करते चलेंगे। डेंसिटी क्या है, पी है, ठीक है। टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, कैसे होगा ये, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम। जैसे हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड किया था सभी एटम्स का, कैसे किया था, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो यहाँ पर हमें मास फाइंड करना, तो मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे लिखते हैं, जेड से, मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इस पी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक मास ऑफ वन एटम कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ वन एटम यानी कि एम, ये हम फाइंड कर रहे हैं। कैसे करते हैं, हमें पता है कि मोलर मास ऑफ एटम या पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। यही होता है ना, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास यानी कि मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, यही होता है ना मोलर मास का मतलब, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, यानी कि वन मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मोलर मास को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि एक एटम का मास अगर m है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, यही हुआ ना। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ इतने एटम्स। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट है या एवोगैड्रो नंबर है, इंटू एम, एम इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, एम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए से लिख सकते हैं, इंटू एम, और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर क्या पुट करना है हमें, मास ऑफ वन एटम, इसको यहाँ ब्रैकेट में मैं एम लिख देती हूँ, मास ऑफ वन एटम हमें फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से मिल गया m इज इक्वल टू एम बाई एन ए, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर पुट कर देते हैं डेंसिटी में, p इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो ये आ गया p इज इक्वल टू z इंटू एम डिवाइड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर एंड एज लेंथ। इन 5 में से अगर आपको कोई भी 4 नोन है, एनी 4 इज नोन, एनी 4 आर नोन, 5th कैन बी फाइंड आउट, है ना।
अगर आपके पास कोई फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपको सारी टर्म्स में से कोई एक टर्म फाइंड करनी है और बाकी सभी दी हुई हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो ये चारों दी होनी चाहिए। अगर आपको ए फाइंड करना है तो बाकी चार दी होनी चाहिए। एन ए एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसको तो आपको सिर्फ लर्न ही करना है, वो वैल्यू दी नहीं होगी आपको। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो किसी भी टर्म को इसमें से। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। सिंपल क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही हूँ, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ इन्होंने बताया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है कंपाउंड। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। एटम्स का जो हमें अमाउंट है कितना दिया है, 0.5 मोल। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, हमने क्या किससे रिलेट किया था वॉइड्स का नंबर? वॉइड्स का नंबर हमने रिलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, उससे रिलेट किया था इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जितने एटम्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके इक्वल होंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उससे डबल होंगी। मैं थोड़ा सा ये आपको रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन कराऊंगी। नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रही हूँ, इसका जो मैंने ये यहाँ पर दिया है। मे बी ये आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन हो सकता है या थर्ड हो सकता है, जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस, अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होगा, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा ना। तो आपको दे रखा है सब्सटेंस कितना है, 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब है इतने आपके पास एटम्स हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ, बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और हमारे पास कितने मोल हैं, 0.5 मोल। तो उसमें कितने हो जाएंगे, इसको आप लिख लेना, 0.5 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब एटम्स अगर इतने हैं, क्या क्वेश्चन है, कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें कितने एटम्स हैं, उसमें एटम्स हैं ये, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HCP स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। और हमें फाइंड करनी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, डबल। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10⁻23 मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसको मैं कैपिटल T से लिख देती हूँ। और भी कुछ फाइंड करना है इसमें। अच्छा, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल। तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड कर लिए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स भी फाइंड करनी है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो सेम होंगी, कितनी, 3.011 इंटू 10⁻23। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो गया, इसको मैं O से लिख दूँ, यहाँ पर O लिख देते हैं ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इक्वल टू T प्लस O इज इक्वल टू 9.033 इंटू 10⁻23। ये टोटल वॉइड्स आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, जिसमें हमें फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स और फिर हमें फाइंड करना था टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ये क्वेश्चन 1.16 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में समझाया था किस तरह से हम कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M एंड N। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड बना हुआ है दो एलिमेंट से M और N। एलिमेंट N फॉर्म्स CCP एंड M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ये क्वेश्चन है हमारा 1.16। एलिमेंट M फॉर्म्स CCP, एलिमेंट N फॉर्म्स CCP। ठीक है, मीन्स N क्या है हमारा, एनायन। मैंने आपको बताया था कि जो एनायंस होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और वो लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ N एटम्स या पार्टिकल्स लिख लेते हैं इसको, पार्टिकल्स ज़्यादा सही रहेगा। N पार्टिकल्स इज इक्वल टू X। ठीक है, एंड एलिमेंट M जो है ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। T वर्ड लिख दूँ मैं इसको। ठीक है, और हमें पता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, डबल होती हैं 2x। तो हम इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट नंबर ऑफ, तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ M पार्टिकल्स क्या होंगे, कैटायंस। जो स्मॉलर होते हैं मैंने बताया था कि वो वर्ड्स में जाते हैं। M पार्टिकल्स कितने हो गए, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स यानी कि 2x। तो ये हमें मिल गया 2/3x। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए M भी N भी। फॉर्मूले में हम कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। कैटायन है हमारा 2/3x और एनायन है हमारा x। तो ये हमारा आ गया 2:3। ठीक है, और फॉर्मूला बन गया हमारा M2N3। ठीक है, M के साथ नीचे 2 और N के साथ नीचे 3। ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस 1.18। ये तो अभी मैंने करवाई दिया आपको, ये आप कर लेना। हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी है, एन एलिमेंट विद मोलर मास। ये जो जस्ट अभी मैंने आपको यूनिट सेल की डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराया है उसका है। एलिमेंट विद मोलर मास 2.7, मोलर मास हमें दिया है 1.18। क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये। मोलर मास यानी कि M, सीधा आप इसको टर्म्स में लिखेंगे 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आपकी बुक में है, बुक में देखकर भी आप सीधा डायरेक्टली इसको कर सकते हो। फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ से देख लेना कितने होते हैं, 1। मीन्स Z का नंबर क्या है, सॉरी यहाँ तो हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज़ नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है, लेकिन ये नहीं बताया कि सिंपल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। एज लेंथ दी है 405 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें किससे लिखते हैं, A से, 405 पिकोमीटर, और पिको मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। और हमें दी है डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻, what is density, it is 3। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, Z हमें फाइंड करना है, हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी है ना। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल का मतलब हमें नहीं पता कि Z का नंबर क्या है, कितने एटम्स हैं। ठीक है, हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है वो नहीं पता है। अगर हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल नहीं पता है तो हमें नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं पता होंगे, उसमें कितने हैं। तो हमारे पास 5 टर्म्स होती हैं, उसमें 5 टर्म में से हमें 3 ये दी हुई हैं, और 5th टर्म जो है वो क्या होती है, नंबर, एवोगैड्रो नंबर।
6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है z। अगर हमें z मिल जाता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि यह किस टाइप की यूनिट सेल है। तो हमारा फॉर्मूला था P इज़ इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय NA इंटू ए क्यूब। तो आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। P इज़ 2.7 इंटू 10⁻3। Z हमें पता नहीं है, मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। NA 6.022 इंटू 10⁻23 and A is 405 picometer means 405 into 10⁻⁻12 raised to power 3। Z फाइंड करना है। इसको आप इजीली कर सकते हो, कैलकुलेशंस हैं। अगर कैलकुलेशंस में टाइम तो लगेगा ही ज़्यादा आपको, लेकिन आप एट लीस्ट जो 10 की पावर्स हैं उनको तो पूरा सोल्व ही कर देना। जब भी आप बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन करते हो तो आप कम से कम, अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा है तो आप 10 की पावर्स को सोल्व करके छोड़ सकते हैं। 2.7 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर्स को ही सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻3 प्लस 26 23 26 माइनस 36 माइनस 10। ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारा -10 और नीचे से ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 6.022 इंटू 405। तो ये आपका जो आएगा आंसर, इसका आएगा 4.00 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज 4 देन इट इज किस टाइप की यूनिट सेल है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर Z फाइंड करना था, टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी थी, तो आपको Z फाइंड करना है। इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, आपको डेंसिटी भी फाइंड करनी आ सकती है और एज भी फाइंड करना आ सकता है और मोलर मास भी फाइंड करना आ सकता है। इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चंस जो है, सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए यहाँ पर, फॉर्मूला। और यूनिट्स हैं, जैसे आप मैथ्स में करते हो, यूनिट तो सेम होनी ही चाहिए। ठीक है, साइंस में हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि किलोग्राम में अगर मोलर मास दिया हुआ है तो डेंसिटी में भी किलोग्राम होना चाहिए। मीटर दिया हुआ है डेंसिटी में मीटर इनवर्स क्यूब, तो आपको एज लेंथ को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर जो है कभी भी गलत नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चंस को, बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, एक दिस एंड और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन्हें आप अपने आप से करना, समझना, और फिर भी नहीं समझ आने आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।